यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तुर्की ने यूक्रेन को S-400 देने से इनकार कर दिया है। अमेरिका ने तुर्की से S-400 देने को कहा था, लेकिन तुर्की ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि वो S-400 यूक्रेन को नहीं देगा। अमेरिका के कहने के बावजूद तुर्की की तरफ से इनकार कर दिया गया है S-400 देने के लिए। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत है यूक्रेन को, ताकि वो उन तमाम मिसाइलों को निष्क्रिय कर सके जो रूस दाग रहा है इस समय यूक्रेन पर। क्रीमिया लेकिन बन चुका है यूक्रेन युद्ध का नया सेंटर, जहां यूक्रेन लगातार ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। कभी ड्रोन तो कभी मिसाइल दाग कर रूस को चुनौती दे रहा है। इस आक्रामकता का कारण समझा जाता है, इससे पहले ही प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने विदेश दौरा किया और लौटकर क्रीमिया के शहरों को दहला दिया। लेकिन रूस ने बार न बार सिर्फ हमले नाकाम किए, बल्कि क्रेमलिन में पुतिन यूक्रेन की तबाही के फरमान पर दस्तखत कर चुके हैं। देखिए ये वर्ल्ड एक्सप्लोसिव रिपोर्ट। क्रीमिया बदले समीकरणों में वो केंद्र जिसे नाटो की रणनीति के तहत यूक्रेन ने टारगेट किया, लेकिन गुस्साए पुतिन ने इसी क्रीमिया की वजह से यूक्रेन की तबाही के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। ड्रोन से अटैक और ये धमाके क्रीमिया में ही दर्ज हो रहे हैं। रणनीति जो दिख रही है उसका सतही आकलन ये है कि क्रीमिया में हड़बड़ाहट का माहौल बनाया जाए और जंग को एक क्षेत्र तक सीमित किया जाए। लेकिन सच ये है कि इस रणनीति का दायरा बहुत व्यापक है, जिसका सबूत है विदेश दौरे से लौटे ज़ेलेंस्की का पहला ऑर्डर क्रीमिया पर ही हमले का था। लेकिन इस बार ऑर्डर में मददगारों से मिला भरोसा भी शामिल है, यानी भविष्य का संदेश बिल्कुल साफ है। कीव का मिशन क्रीमिया मॉस्को ने अंत फिक्स किया, यानी ज़ेलेंस्की के ऑर्डर पर यूक्रेनी फोर्स ने जैसे ही नए सिरे से एक्शन लिया, वैसे ही रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन के विनाश की फाइल को साइन किया। इसका प्रमाण है बिल्कुल ताजा तरीन एक्शन जो विनाशक बारूद के रूप में पहले क्रीमिया पर बरसा और फिर पुतिन ने बिना देर किए बदला ले लिया। यानी इस पूरी हलचल में जो दर्ज हुआ वो सिर्फ ड्रोन अटैक, एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम, मिसाइल और रॉकेट का एक्शन था। अब रिपोर्ट के अनुसार पूरा एक्शन जानिए। 7 मई की रात यूक्रेन ने क्रीमिया को टारगेट किया। यूक्रेन ने 10 आत्मघाती ड्रोन क्रीमिया पर लॉन्च किए। हालांकि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन्स डिटेक्ट कर लिए। इलेक्ट्रॉनिक वार सिस्टम ने भी यूक्रेनी ड्रोन्स को टारगेट पर लिया। दावा है कि रूस ने आसमान में ही यूक्रेन के ड्रोन्स को मार गिराया। और ये दावा किया है सेवास्तोपोल के गवर्नर मिखाइल रज़वोजाहेव ने, जिन्होंने पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक की। उन्होंने बताया कि हमला सेवास्तोपोल और यूक्रेन के दूसरे हिस्सों पर हुआ था, लेकिन उसे नाकाम कर दिया गया। इसलिए यूक्रेन क्रीमिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। यूक्रेन पिछले 8 दिनों से सबसे ज्यादा हमले रूस और क्रीमिया के अंदरूनी इलाकों में ड्रोन से कर रहा है, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान ऑयल डिपो को हो रहा है।
अनुमान है कि नए ड्रोन हमले में भी टारगेट ऑयल डिपो ही होंगे, लेकिन कुछ ड्रोन ऐसे क्षेत्र पर भी गिरे हैं जहां से रूस की अर्थव्यवस्था का ताल्लुक नहीं है। मतलब साफ है, फिनलैंड और नीदरलैंड से लौटे ज़ेलेंस्की का प्लान कुछ और है। अब सिर्फ रूस को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना या जंग के लिए जरूरी ऑयल के डिपो तबाह करने तक उनकी रणनीति सीमित नहीं है, बल्कि पूरी जंग का केंद्र क्रीमिया को बनाकर काला सागर तक रूस को एक क्षेत्र विशेष तक समेटना यूक्रेन का अब मकसद बन चुका है। लेकिन पुतिन पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि क्रीमिया पर हमले का मतलब रूस पर हमला है और इसका बदला लेना रूस जानता है। यही वजह है कि क्रीमिया पर हमले के तुरंत बाद मिकोलेव और सूमी पर ताबड़तोड़ हमले हुए और ये हमले बिल्कुल सामान्य नहीं थे। क्योंकि मिकोलेव को निशाना बनाया था रूस के स्ट्रेटेजिक मिसाइल कैरियर एंड बॉम्बर Tu-22M3 ने, जो काला सागर में रूस के समुद्री बेड़े की सुरक्षा के लिए तैनात था। इसके अलावा उसी वक्त मिकोलेव पर ताबड़तोड़ रॉकेट भी दागे गए। हालांकि मिकोलेव के गवर्नर का दावा है कि यूक्रेन के एयर डिफेंस ने हर अटैक को नाकाम कर दिया, लेकिन यही दावा रूस के ताबड़तोड़ हमलों का कबूलनामा भी है। अब यूक्रेन के विनाश पर लगी मोहर का दूसरा मोर्चा देखिए। दूसरा मोर्चा है सुमी, जहां रूसी एरोस्पेस फोर्स ने स्मार्ट बम का इस्तेमाल किया। दावा है कि इस हमले में नौसेना भी शामिल थी, जिसने बड़े पैमाने पर यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों पर मिसाइल्स दागी, जिसका शिकार सुमी भी हुआ। यूक्रेन के सूत्र बता रहे हैं कि उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में KH-31 मिसाइल और KAB यानी घातक बम का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा भयंकर गोलाबारी से सुमी को दहलाने की भी कोशिश हुई। रूसी ठिकानों पर अब तक यूक्रेन के हमले आत्मघाती ड्रोन से हो रहे हैं, जबकि रूस अपने हमलों के लिए भयंकर और विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। रूस की तरफ से बड़े हमले की इशारा है। अब यूक्रेन पर हमले किसी रणनीति के तहत नहीं हो रहे हैं, बल्कि यूक्रेन को तबाह करने के लिए किए जा रहा है। मतलब साफ है, पुतिन ने यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह करने का फैसला ले लिया है, जिसके लिए वो न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल से भी परहेज नहीं करेंगे। और ताजा हलचलों से महसूस भी हो रहा है। इस एक्शन को रणनीतिक रूप से समझिए। क्रीमिया पर यूक्रेन ने ग्रोम 2 मिसाइल दागी है। ग्रोम 2 एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ग्रोम 2 को भी रूसी डिफेंस ने मार गिराया, लेकिन इसके बाद रूस ने यूक्रेन पर विनाशकारी मिसाइल्स लॉन्च कर दी। अब जाहिर है कि रूस को उकसाया गया है, तो रूस सिर्फ बड़े हथियारों को गंवाने के लिए जवाबी हमला नहीं करेगा, बल्कि रूस का उद्देश्य यूक्रेन को तबाह करना हो गया है। इसका सबूत है रूस का ऐसा एक्शन जिसने चौंका दिया। यूक्रेन में सैन्य ऑपरेशन के दौरान कार्रवाई का यह वीडियो रूसी T-72B3 टैंक का है, जिसने सैटेलाइट के साथ कोऑर्डिनेशन से चुनकर टारगेट को हिट किया। इसके अलावा एक और वीडियो देखिए। ये कर्च ब्रिज के पास हुए धमाके का असर है, जो क्रीमिया क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। लेकिन बाखमुत में नया रक्तपात शुरू हो चुका है। बाखमुत के मैदान में अब चेचन लड़ाकों की एंट्री हो गई है। रमजान कादिरोव के फाइटर बाखमुत का नामो निशान मिटा रहे हैं। पुतिन ने अपनी सेना को 8 मई तक बाखमुत जीतने का अल्टीमेटम दे रखा है। 24 घंटे में यह डेडलाइन खत्म होने वाली है। यही वजह है कि चेचन लड़ाके रूसी सेना के साथ मिलकर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं।
सवाल यह है कि बाखमुत फतह के बाद पुतिन का अगला प्लान क्या है। अगर 8 मई तक बाखमुत में विजय हासिल नहीं हुई तो क्रेमलिन का अगला कदम क्या होगा। बाखमुत में विनाश का नया अध्याय शुरू हो चुका है। रूस के हमले में बाखमुत बर्बाद होता जा रहा है। इस वक्त बाखमुत में सिर्फ बारूद बरस रहा है। बाखमुत की लड़ाई अब महाविध्वंस का रूप ले चुकी है। पुतिन ने अपनी सेना को 8 मई तक बाखमुत जीतने का अल्टीमेटम दे रखा है। इस डेडलाइन के खत्म होने में सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। यही वजह है कि रूस बाखमुत में भीषण हमला कर रहा है। बाखमुत में फिलहाल चारों तरफ बारूदी ज़लज़ला नजर आ रहा है। युद्ध की आग में अब घी डाल रहे हैं चेचन लड़ाके। बाखमुत रण में अब रमजान कादिरोव के अखमत लड़ाके पहुंच गए हैं। ज्यादातर पोजीशन पर बाखमुत में इस वक्त अखमत लड़ाके ही मौजूद हैं। रमजान कादिरोव के ऑर्डर के बाद अखमत लड़ाके विनाश की नई पटकथा लिख रहे हैं। कादिरोव ने सिर्फ ऐलान ही नहीं किया बल्कि अपनी तैनाती की जानकारी पुतिन को भी दी। कादिरोव ने पुतिन को चिट्ठी लिखकर बताया कि चेचन लड़ाके जल्द ही पुतिन के बाखमुत मिशन को कंप्लीट करेंगे। बाखमुत को बर्बाद कर रहे ये वही अखमत लड़ाके हैं जिन्होंने मरियोपोल में जबरदस्त नरसंहार किया। पुतिन ने मरियोपोल को इन्हीं चेचन लड़ाकों के दम पर जीता था। अब कादिरोव के यही किलर बाखमुत को पिटा रही है। अब वैगनर लड़ाके बाखमुत का मैदान छोड़ रही हैं। अब वैगनर के इसी फैसले के बाद रमजान कादिरोव ने अपने फाइटर भेज दिए हैं। दरअसल बाखमुत की जंग लड़ रहे वैगनर लड़ाकों को गोला बारूद नहीं मिल पा रहा। कई बार डिमांड के बाद भी हथियारों की सप्लाई नहीं हुई। इस बात से वैगनर चीफ रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु पर भड़के हुए हैं। हथियारों की डिलीवरी नहीं हुई तो वैगनर चीफ ने अपने लड़ाकों को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। वैगनर ने बाखमुत का रण छोड़ने की घोषणा की तो बता दें आपको, रक्तपात की जिम्मेदारी पुतिन के करीबी रमजान कादिरोव ने अपने हाथों में ले ली। चेचन लड़ाके इस वक्त रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेनी फोर्स को मिटाने में जुटे हुए हैं। एक तरफ चेचन लड़ाके नरसंहार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ रूसी फौज यूक्रेनी पोजीशंस पर फास्फोरस बम से हमला कर रही है। इस वॉर वीडियो को यूक्रेन ने जारी किया है। यूक्रेन का दावा है कि अब रूसी सेना बाखमुत में फास्फोरस बम से स्ट्राइक कर रही है। यह रूस का वो हमला है जिसमें बाखमुत मरघट बनता जा रहा है। रूस बाखमुत में जिस तरह आक्रमण कर रहा है वो इस बात का ऐलान है कि बाखमुत का नामो निशान मिटने वाला है। बाखमुत विजय के बाद पुतिन का ऑपरेशन की लॉन्च हो जाएगा। पुतिन का ऑर्डर आ चुका है और रूसी फौज अब कीव की तरफ कूच करने वाली है। पुतिन पलटन ने जैसा संहार बाखमुत में किया है वैसा ही कीव में होने वाला है। यूक्रेन की राजधानी पर जल्द ही रूस का कब्जा हो जाएगा और इसी के साथ पुतिन का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। यूक्रेन को बचाने अगर अमेरिका या नेटो आया
तो पुतिन उससे भी टकराने को तैयार है, यानी विनाश की महाअग्नि भड़कने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पूर्वी मोर्चे पर रूस के हमलों से कांप उठा है यूक्रेन। यूक्रेन में रूस का ऑपरेशन प्रतिशोध तेज हो गया है। रूस ने लिया है क्रेमलिन अटैक का बदला। आधी रात के वक्त ट्रिपल लेयर अटैक किए गए रूस द्वारा। एरोस्पेस फोर्स, नेवी और ग्राउंड फोर्स के हमले देखने को मिले। स्मार्ट बॉम्ब और मिसाइलों से ट्रिपल अटैक किया गया। सूबी से डोनेट्स्क तक भीषण बारूदी बौछार की है रूस ने यूक्रेन पर। यूक्रेन अब भी रूस पर लगातार अटैक कर रहा है। कभी ड्रोन से निशाना साध रहा है तो कभी बॉर्डर से सटे शहरों को बर्बाद करने की कोशिश में है। इन सब के बीच रूस में अजीब सा खौफ पसरा है। ऐसा खौफ कि रूस विजय दिवस भी अपने पुराने अंदाज में मनाने के मूड में नहीं है। 9 मई को मनाए जाने वाले विजय दिवस से पहले रूस में अभी कैसे हैं हालात और किस तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। कहीं बारूदी धुआं, कहीं रॉकेट से अटैक, कहीं ड्रोन से हमला, कहीं बर्बादी की तस्वीर। रूस से सामने आ रही तस्वीर इस बात की गवाही है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध फिलहाल थमने वाला नहीं है। और ना ही यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर है कि रूस में इस वक्त हालात हर वक्त बदल रहे हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में हलचल तेज है। क्रेमलिन में बैठकों का दौर जारी है। पुतिन के करीबियों के चेहरे पर तनाव दिख रहा है। खुद पुतिन गुस्से से लाल है क्योंकि यूक्रेन मानने को तैयार नहीं है, लगातार रूस को टारगेट कर रहा है। पिछले 14 महीनों में रूसी सीमा से सटे शहरों में लगातार ड्रोन से अटैक किया गया है। ऐसे में रूस के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। दोनों देशों के बीच हालात कैसे हैं, इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि रूस की जिस हाइपरसोनिक मिसाइल की तारीफ खुद पुतिन कर रहे थे, अब यूक्रेन का दावा है कि उसी हाइपरसोनिक मिसाइल को ढेर कर दिया है। अब यूक्रेनी कदम का खौफ रूस को इस कदर परेशान कर रहा है कि 9 मई को होने वाले विजय दिवस से पहले मॉस्को में फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। अब इसी खौफ के बीच रूस ने विजय दिवस नहीं मनाने का फैसला किया है। करीब 20 से ज्यादा कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं जो 9 मई को होने वाले थे। रूस में ड्रोन के इस्तेमाल पर रोक है। जगह जगह जीपीएस सिग्नल जाम किए गए हैं और रूसी पुलिस को हाईटेक दूरबीन दी गई है। करीब 21 शहरों में वार्षिक सैनिक परेड कैंसिल कर दी गई है। ड्रोन हमलों की आशंका में परेड कैंसिल की गई है। और रूस ने सिर्फ परेड को ही कैंसिल करने का फैसला नहीं किया, साथ ही परेड से 2 हफ्ते पहले ही रूसी सेना ने आम लोगों के लिए रेड स्क्वायर को बंद कर दिया है। अब सवाल है, क्या मई के महीने में यह युद्ध पहले से ज्यादा भड़क उठेगा? क्या यूक्रेन ऐसे ही ड्रोन के सहारे रूसी शहरों को टारगेट करता रहेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और आसपास के इलाकों में इस पूरे हफ्ते कोई ड्रोन अटैक ना हो, इसीलिए नो फ्लाई जोन लागू किया गया है।
रूस को इस बात का डर है कि जैसे क्रेमलिन पर अटैक हुआ, वैसे ही देश के बाकी ढांचों को कहीं निशाना न बनाया जाए। ये भी एक कारण है कि रूस फिलहाल संभल कर कदम उठा रहा है। कुर्स्क और बेलगोरोद में झंडा फहराने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों से विजय दिवस नहीं मनाने का फैसला। एस्टोनिया से लगने वाले बॉर्डर के पास पेस्कोव और वेलिकिये के उत्तर पश्चिमी शहरों में भी सारे कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए हैं। लोगों को बताया गया है कि विजय दिवस के दौरान अगर आतिशबाजी होगी तो इलाके के अस्पताल में जो सैनिक इलाज के लिए भर्ती हैं, उन्हें काफी परेशानी होगी। इस बात में भी कोई शक नहीं कि यूक्रेन के साथ युद्ध के कारण रूस के हथियार डिपो प्रभावित हुए हैं, जिसे लेकर इस बात की अफवाह है कि युद्ध की वजह से रूस में टैंक की कमी हो गई है। ये भी कारण है कि इस साल परेड का आयोजन नहीं किया जाएगा। इससे पहले पुतिन 9 मई को होने वाली विजय दिवस परेड से पहले सारी तैयारियों को लेकर एक बैठक बुला चुके हैं, जिसमें रूस के तमाम बड़े अधिकारी शामिल थे। जब क्रेमलिन पर ड्रोन से अटैक किया गया था, उससे पहले ही रूस के कुछ इलाकों में बेचैनी दिखने लगी थी। लेकिन जब से क्रेमलिन पर अटैक हुआ है, हालात पहले से ज्यादा खराब हो गए हैं। और यही कारण है कि रूस अपने विजय दिवस को भी मनाने से पहले एक नहीं 100 बार हिचकिचा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन रूस की जंग में हर दिन बदल रहे समीकरण बता रहे हैं कि जंग जिस दिशा में जा रही है उसका सही अंदाजा कोई नहीं लगा पा रहा है। लेकिन एक केंद्र ऐसा है जो आने वाले दिनों की जंग का अनुमान लगाने में मदद करता है। यह केंद्र ज़ैपोरिज़िया है, जहां हालात न्यूक्लियर विनाश की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर विस्फोट से जुड़ी हलचल इस समय ज़ैपोरिज़िया में ही महसूस की जा रही है। ऐसा क्यों? इस केंद्र की वर्तमान स्थिति क्या है, आप भी समझिए। कुछ ऐसी ही तबाही दुनिया जल्द देखेगी। और इस तरह की तबाही का केंद्र होगा यूक्रेन का ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। और भविष्य के ये संकेत बिल्कुल साफ हैं। लाउड स्पीकर से ज़ैपोरिज़िया को खाली करने की चेतावनी बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। रूस समर्थित लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जल्दबाजी भी चौंकाने वाली है। बस की कतार और इसी साधन से व्यापक स्तर पर पलायन का संदेश क्या है? संदेश है रूस से जारी हुआ पैगाम एटमी विनाश का अलाव। आपने बिल्कुल सही सुना, संदेश यही है। रूस की तरफ से ज़ैपोरिज़िया को खाली कराने के लिए दिखाई जा रही जल्दबाजी ने साफ इशारा कर दिया है कि जंग ज़ैपोरिज़िया में शिफ्ट नहीं हो रही, बल्कि तबाही का केंद्र इसी ज़ैपोरिज़िया को बनाया जाना है। हालांकि हालात बता रहे हैं कि हमला बाहर से होगा, लेकिन रूस की रणनीति से संदेह की स्थिति बन रही है।
और ये संदेह गहराता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से जारी हुई चेतावनी से। पहले हालात समझ लीजिए। ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस का कब्जा है। दावे के तहत रूस ने प्लांट को न्यूक्लियर अटैक का एपिसेंटर बना रखा है। रूस हमले में न्यूक्लियर रिएक्टर्स का इस्तेमाल कर सकता है और न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट की स्थिति भी रूस ने निर्मित कर दी है। इसके अलावा ज़ेपोरिजिया से जुड़ी कुछ खबरें ऐसी भी है जो चौंका रही है। इस हलचल के बीच खबर ये कि प्लांट में तैनात रूसी फोर्स ने प्लांट के अंदर ही अपने एम्यूनिशन डिपो बना लिया है। वहीं ज़ेपोरिजिया एनपीपी में C4 विस्फोटक लगाए जाने की भी खबर आई और दावा किया गया कि पुतिन ने ज़ेपोरिजिया एनपीपी की तबाही का आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि ज़ेपोरिजिया को खाली कराने की जल्दबाजी बता रही है कि ये स्थिति हो सकती है, लेकिन इस स्थिति को लेकर कोई दावा नहीं किया गया है। मुमकिन है कि हालात ऐसे ना हो जैसे दिख रहे हैं, बल्कि लोगों को निकालने के पीछे न्यूक्लियर दुर्घटना की आशंका हो सकती है। जिसका संकेत IAEA के प्रमुख निदेशक राफेल ग्रॉसी के बयान से मिलता है। ग्रॉसी के मुताबिक ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट के आसपास के क्षेत्र की स्थिति खतरनाक हो रही है। मैं न्यूक्लियर सुरक्षा और प्लांट की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ। हमें एक गंभीर दुर्घटना के खतरे के बारे में सोच लेना चाहिए। मतलब साफ है कि चेतावनी जल्द ही होने वाली न्यूक्लियर दुर्घटना को लेकर जारी की गई, जो न सिर्फ यूक्रेन के एक हिस्से को तबाह कर देगा, बल्कि रेडिएशन से करोड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन ऐसा होगा तो इसका कारण क्या होगा? जवाब आपको चौंका सकता है। अभी तक ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर्स को ठंडा रखने के लिए काकोवस्की रिजर्वायर का इस्तेमाल होता आ रहा था, लेकिन इस डैम का पानी रूस ने रोक दिया और अब इस डैम का वाटर लेवल इतना बढ़ गया है कि डैम किसी भी वक्त फट सकता है और इस स्थिति में ज़ेपोरिजिया एनपीपी पूरी तरह तबाह हो जाएगी। यानी ज़ेपोरिजिया प्लांट से न्यूक्लियर तबाही हर हाल में तय है। हालांकि इस खतरे को आंकते हुए न्यूक्लियर पावर प्लांट के निदेशक यूरी चेरनीचुक ने प्लांट की सभी यूनिट को बंद करवा दिया है, ताकि आशंका के अनुसार दिख रही भविष्य की न्यूक्लियर तबाही से बचा जा सके। लेकिन इस तरह बचाव होता भी है तो भी बारूदी हमले तबाही की आशंका को दूसरे सिरे से गहरा रहे हैं, जिसका प्रमाण है ज़ेपोरिजिया से पकड़े गए आतंकियों के प्लांट को तबाह करने की साजिश। यूक्रेन का सर्वनाश तय हो गया है। यूक्रेनी फोर्स ने रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराया तो एटमी प्रलय का सायरन बजने लगा। पुतिन यूक्रेन को तबाह करने के लिए परमाणु धमाका कर सकते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब पुतिन को ना अमेरिका रोक पाएगा और ना ही नेटो। पुतिन का क्रोध अब तब शांत होगा जब यूक्रेन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यूक्रेन को तबाह करने के लिए ही उन्होंने किंजल मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाने का ऑर्डर दे दिया है। विनाश की सबसे बड़ी अग्नि भड़कने वाली। पुतिन यूक्रेन के साथ साथ कई देशों को खत्म करने वाले। जेलेंस्की की एक गलती की वजह से यूक्रेन का नामो निशान मिट जाएगा। ऐलान हो चुका है पुतिन हाइपरसोनिक गदर शुरू करने वाले। यूक्रेनी फोर्स ने जो कुछ किया उसने महाविनाश का सबसे बड़ा अलार्म बजा दिया है। यूक्रेनी एयरफोर्स ने रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल को मार गिराया है। यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि खुद यूक्रेनी एयरफोर्स ने किया है। यूक्रेन के इस दुस्साहस के बाद पुतिन न सिर्फ क्रोध में भर गए
बल्कि अपनी सेना को यूक्रेन का नामो निशान मिटाने का ऑर्डर दे दिया। यूक्रेनी एयरफोर्स के मुताबिक 4 मई को रूस ने कीव पर किंजल मिसाइल से हमले की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन ने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराया और इसी के साथ एटमी विध्वंस का सायरन बजने लगा। यूक्रेन ने जिस किंजल मिसाइल को मार गिराया है वो हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल रूसी डिफेंस आमतौर पर समंदर में टारगेट को तबाह करने के लिए करता था। मगर यूक्रेन से जारी युद्ध में रूस ने पहली बार किंजल मिसाइलों के एक एडवांस वर्जन को अपने लड़ाकू विमानों में लगाया, जो मैक 12 की रफ्तार से टारगेट पर धावा बोलती है और उसे नेस्तनाबूद कर देती है। अब आपको इस मिसाइल की खासियत और ताकत बताते हैं जो इसे दुनिया का सबसे विध्वंसक हथियार बनाती है। मसलन किंजल हाइपरसोनिक क्रूज और बैलिस्टिक दोनों फीचर से लैस है। ये जमीन और हवा में मौजूद टारगेट को निशाना बना सकती है। तेज रफ्तार की वजह से कोई भी रडार इसे पकड़ नहीं सकता। इस मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। ऐसे में इसे भेदना असंभव होता है। लेकिन अगर यूक्रेन का दावा सही है तो ये पहली बार है जब यूक्रेन ने रूस की सबसे एडवांस हाइपरसोनिक वेपन को इंटरसेप्ट कर ढेर किया है। अब पुतिन महाविध्वंस का बटन दबा देंगे। पुतिन अब यूक्रेन को किंजल मिसाइलों से ही तबाह करेंगे। इसका ऐलान उस वक्त हुआ जब उन्होंने किंजल मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाने का ऑर्डर दे दिया। जाहिर है पुतिन अब यूक्रेन का सर्वनाश कर देंगे। पुतिन के क्रोध से यूक्रेन को कोई नहीं बचा पाएगा। उनका ऑपरेशन प्रतिशोध जल्द ही लॉन्च होने वाला है। वॉर जोन में विनाश का वो दौर शुरू होने वाला है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तबाही का पोलैंड सेंटर ओपन होने वाला है। इस बात का ऐलान उस वक्त हो गया जब पोलैंड के पास रूसी फाइटर जेट पहुंच गया। रूसी फाइटर जेट को देखते ही नेटो के विमान अटैक मोड में आ गए। नेटो ने कहा कि अगर रूस ने पोलैंड पर हमला करने की कोशिश की तो मॉस्को पर हमला शुरू कर देगा। लेकिन यहां सवाल यह है कि पुतिन पोलैंड को तबाह क्यों करना चाहते हैं? अगर पोलैंड पर हमला हुआ तो विनाश की कैसी ज्वाला भड़कने वाली है? क्या पुतिन युद्ध का पोलैंड सेंटर खोलने वाले हैं? क्या यूक्रेन के बाद पोलैंड में तबाही होने वाली है? क्या पोलैंड को लेकर रूस और नेटो में भीषण रण छिड़ने वाला है? क्या पोलैंड से तीसरे विश्व युद्ध की बुनियाद हो गई है? पोलैंड बॉर्डर पर जो कुछ हुआ है वो यही ऐलान कर रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है। रूस और नेटो में एटमी युद्ध शुरू होने वाला है। महाविनाश का पोलैंड सेंटर उस वक्त ओपन हो गया जब रूस का सुखोई 35 फाइटर जेट पोलैंड बॉर्डर के पास पहुंच गया। पोलैंड को रूसी विमान के बारे में जैसे ही पता लगा, नेटो के 4 फाइटर प्लेन वॉर रेडी हो गए। अगर रूस का विमान वहां से नहीं भागता तो नेटो उस पर हमला कर देता और फिर शुरू हो जाता तीसरा विश्व युद्ध। सवाल यही कि रूसी एयरक्राफ्ट पोलैंड के पास क्यों पहुंचा? क्या पुतिन पोलैंड पर हमला करने वाले हैं? क्या वो होने वाला है जो अब तक नहीं हुआ? क्रेमलिन का प्लान संपूर्ण यूक्रेन को हासिल करना है ताकि अपने मुताबिक डोनबास रीजन को अलग करके उसे ऑटोनोमस राज्य घोषित किया जा सके। और इन मंसूबों को कामयाब बनाने के आड़े जो देश आ रहे हैं उनका हाल भी यूक्रेन की ही तरह किया जा सके। और इनमें जो देश इस वक्त रूस की नजर में है वो है पोलैंड और ब्रिटेन।
ये वो देश हैं जो लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अगर नेटो रूस पर अटैक करेगा तो वो पोलैंड फ्रंट से ही करेगा। यही वजह है कि पुतिन पोलैंड को खत्म कर देना चाहते हैं। पोलैंड यूरोप की सीमा पर बसा नेटो का वो सदस्य है जिसने यूक्रेन तक हर तरह के हथियार पहुंचाने का रास्ता दिया। इसलिए पुतिन सबसे पहले पोलैंड को तबाह करेंगे। पोलैंड अपने पड़ोसियों को रूस के खिलाफ एकजुट कर रहा है। पड़ोसी 6 कमजोर देशों से रूस के खिलाफ जंग के लिए तैयार रहने का आह्वान किया गया है। पोलैंड ने पड़ोसियों को रूस के आक्रामक रुख के प्रति आगाह किया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन में रूस की सफलता के बाद रूस के हमले की आशंका जताई गई है। यह आशंका कोई काल्पनिक नहीं है, न ही अनुमान पर आधारित है, बल्कि रूस के हमले के चांस ज्यादा हैं। इसीलिए पोलैंड को डर सता रहा है। यही वजह है कि जल्दबाजी में पोलैंड की सीमा पर पहली पंक्ति में डिफेंस इक्विपमेंट्स की तैनाती शुरू हो गई है। रूस वॉर करने की ताक में है तो पोलैंड पलटवार की तैयारी कर रहा है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सच ये है, अगर पोलैंड पर अटैक हुआ तो नेटो ऑपरेशन मॉस्को लॉन्च कर देगा। रूस और नेटो में एटॉमिक टक्कर होगी जिसमें कई देशों का नामो निशान मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कीव का मारियांकी पैलेस इस समय वो केंद्र है जो 2 मोर्चे पर रणनीति बना रहा है। एक रूस के खिलाफ जंगी मोर्चे पर, दूसरा घरेलू मोर्चे पर। लेकिन यह स्थिति द्वंद्व की है क्योंकि एक तरफ रूस अपने आक्रामक रुख पर अड़ा है तो दूसरी तरफ यूक्रेन के सामने गृह युद्ध के हालात बनने वाले हैं। हालांकि रूस के मोर्चे पर यूक्रेन को पश्चिमी मददगार मिल गए हैं, लेकिन घरेलू मोर्चे पर कीव अब भी बेसहारा है। सवाल यही है कि आखिर युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की किस धार्मिक गृह युद्ध में फंस गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच भड़के युद्ध के बीच जेलेंस्की खुद अपने ही घर में घिरने लगे। जेलेंस्की जिस तरह के मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं उसका अंजाम इतना खतरनाक हो सकता है कि जेलेंस्की चाहकर भी अपने देश में गृह युद्ध को संभाल नहीं पाएंगे। और इस सब के पीछे है ऑर्थोडॉक्स चर्च। ऑर्थोडॉक्स चर्च फिलहाल उस खाई का नाम है जिससे बाहर निकलने में या फिर इससे जुड़े विवादों को शांत करने के लिए रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को तुरंत रोकना होगा। और ऐसा नहीं हुआ तो धीरे धीरे यूक्रेन धार्मिक विभाजन के आधार पर गृह युद्ध में फंस जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो जेलेंस्की के लिए हालात संभालना बहुत आसान नहीं होगा। दोनों देशों के बीच शुरू हुए युद्ध के साथ ही पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन को फिलहाल पश्चिम के शैतानवाद से बचाने में मदद कर रहे हैं। अब रूसी मामलों के जानकार बताते हैं, रूस में रूढ़िवादी आबादी के कुछ हिस्से अभी भी हो सकते हैं जो युद्ध के दूसरे पक्ष से आहत होते हैं, और जो फैसले युद्ध से जुड़े हुए लिए जाते हैं उससे उनमें नाराजगी बढ़ रही है। रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च से जुड़े लोगों की माने तो एक तरफ जहां पुतिन के युद्ध का वहां से लगातार समर्थन हो रहा है, तो दूसरी तरफ इस बात की संभावना जताई जा रही है कि युद्ध के बाद यूक्रेन में गृह युद्ध का डर तेजी से बढ़ेगा, जो जेलेंस्की के लिए मुश्किल बढ़ाने वाला होगा। यूक्रेन का ऑर्थोडॉक्स चर्च ने 2019 में रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च से अलग होकर खुद को आजाद कर लिया था। फिलहाल यूक्रेन के चर्च को अमेरिका समेत बाकी पश्चिमी देशों से आर्थिक और बाकी कई तरह की मदद मिलती है जो रूस को मंजूर नहीं है। दूसरी तरफ यूक्रेन का ऑर्थोडॉक्स चर्च चाहता है कि यह युद्ध
किसी भी तरह से समाप्त हो जाए और यूक्रेन रूस एक हो जाए। ये एक बड़ा कारण है कि युद्ध समाप्त होते ही या हालात ऐसे ही रहे तो भी जेलेंस्की के लिए मुश्किलें बढ़ जाएगी, क्योंकि यूक्रेन में गृह युद्ध संभालना मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पहले क्रेमलिन पर हमला, फिर क्रीमिया में ड्रोन अटैक। ज़ेलेंस्की हर वो कदम उठा रहे हैं जिससे पुतिन का पारा हाई होता जा रहा है। रूस पर हमलों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के साथ ही ज़ेलेंस्की ने पुतिन के करीबियों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। 1 महीने पहले ही यूक्रेन ने पुतिन के करीबी रशियन ब्लॉगर को मार दिया था और अब रूसी लेखक की हत्या की कोशिश की गई। यूक्रेन की कातिलाना साजिश के बारे में पता चला तो पुतिन गुस्से से भर गए। सवाल यही है कि अब पुतिन क्या करने वाले हैं। तारीख 6 मई, वक्त सुबह 11 बजे, जगह रूस का निजनी नोवगोरोड शहर। सड़क के बीचों बीच एक कार फर्राटा भर रही थी। बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ती इस कार में अचानक विस्फोट होता है और कार के परखच्चे उड़ जाते हैं। देखते ही देखते चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ ही मिनटों बाद रशियन पुलिस स्पॉट पर पहुंची तो हर कोई सन्न रह गया, क्योंकि इस कार में मौजूद था वो शख्स जो पुतिन का सबसे बड़ा फैन है। नाम जाखड़ प्रिलेपिन, पहचान रशियन लेखक। जाखड़ प्रिलेपिन यूक्रेन पर क्रेमलिन की सैन्य कार्रवाई के सबसे बड़े समर्थकों में से एक है। जमीन पर पड़ी ये वही कार है जिसमें धमाके के वक्त जाखड़ प्रिलेपिन मौजूद थे। प्रिलेपिन के साथ मौजूद उनके ड्राइवर की कार धमाके में मौत हो गई, जबकि घायल प्रिलेपिन को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रिलेपिन की कार में बम फिट किया गया था, जिसका आरोप पुलिस की गिरफ्त में मौजूद इस शख्स पर है। इस शख्स का नाम अलेक्जेंडर प्रीमियाकोव बताया जा रहा है। रूस का दावा है कि एक यूक्रेनी एजेंट है और यूक्रेन के ही इशारे पर इसने जाखड़ प्रिलेपिन की कार में बम प्लांट कर उन्हें मारने की कोशिश की। यह कोई पहला मौका नहीं जब यूक्रेन ने किसी क्रेमलिन समर्थक पर हमला किया है। इससे पहले भी एक रशियन ब्लॉगर को सेंट पीटर्सबर्ग कैफे में बम से उड़ा दिया गया था, जिसका वीडियो पूरी दुनिया ने देखा। व्लादिमीर टार्स्की भी प्रिलेपिन की तरह पुतिन के समर्थन में खुलकर बोलते थे। बीते 1 महीने में हुए ये 2 अटैक बताते हैं कि जेलेंस्की के निशाने पर अब सिर्फ रूसी शहर और ऑयल डिपो ही नहीं, बल्कि वो लोग भी हैं जो यूक्रेन पर हमले के समर्थक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक करना, पूरे रूस में सनसनी मचाना कोई मामूली बात नहीं है, वो भी यूक्रेन जैसा मुल्क करे तो हैरानी जरूर होती है। हालांकि क्रेमलिन पर ड्रोन हमले का आरोप रूस अपने दुश्मन यूक्रेन पर लगा रहा है, मगर सवाल यह खड़ा होता है कि ज़ेलेंस्की की गैर मौजूदगी में किसने क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक का ऑर्डर दिया, क्योंकि इस हमले के बाद रूस कोई भी कदम उठा सकता है। ज़ेलेंस्की ही क्या यूक्रेन का भी वजूद मिटा सकते हैं? ऐसे में वो कौन है जिसे ज़ेलेंस्की की बलि चाहिए? वो कौन है जो क्रेमलिन अटैक का मास्टरमाइंड है? आप भी देखिए। क्या क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक ज़ेलेंस्की की नहीं बल्कि यूक्रेन में मौजूद उनके करीबियों की साजिश थी? क्या यूक्रेन के बड़े नेताओं ने क्रेमलिन अटैक का ऑर्डर दिया, या यूक्रेन की सेना ने बिना किसी परमिशन के ही क्रेमलिन पर ड्रोन के जरिए विस्फोट किया? क्या ज़ेलेंस्की को गद्दी से हटाने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि जिस वक्त क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक हुआ, जिस वक्त क्रेमलिन विस्फोटक धमाके से दहला, उस वक्त ज़ेलेंस्की कीव में नहीं बल्कि कीव से करीब 1600 किलोमीटर दूर फिनलैंड में मौजूद थे। फिनलैंड के राष्ट्राध्यक्ष से मिल रहे थे। हैरान करने वाली बात यह है कि क्रेमलिन अटैक के बाद ज़ेलेंस्की ने फिनलैंड से बयान जारी किया और यह दावा किया कि क्रेमलिन ड्रोन हमले में यूक्रेन का हाथ नहीं है।
यूक्रेनी सेना ने इस अटैक को अंजाम नहीं दिया। हालांकि जेलेंस्की की तरह यूक्रेन की वायुसेना चीफ ने भी सबसे पहले क्रेमलिन हमले को रूस का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताया, लेकिन रूस का सीधा आरोप यूक्रेन पर है, यूक्रेन की सेना पर है और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की पर है। अफ्रीकी देश कांगो में बाढ़ बारिश कहर बरपा रही है। कहीं मकान सैलाब में बह गए तो कहीं पूरा का पूरा गांव ही बाढ़ की वजह से हुई लैंडस्लाइडिंग की चपेट में जमींदोज हो गया। सैलाब की मार ऐसी पड़ी है कि इस देश में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और यह सिलसिला अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस रिपोर्ट में देखिए कांगो में कैसे कुदरत ने ढाया है कहर। ये सैलाब का रौद्र रूप है, पानी का प्रचंड प्रहार जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर उतारू। शहर के बीचों बीच बाढ़ का पानी उफान मारते आगे बढ़ रहा है और ये शख्स सैलाब के वेग में किसी तिनके की तरह बहता जा रहा है। एक शख्स इसे बचाने की कोशिश में है, लेकिन सैलाब की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज है कि उसमें बहते इस युवक को बचा पाना बेहद मुश्किल है। आसपास बेबस लाचार खड़े लोग ये नजारा देखकर सिर्फ चीखने और मदद की पुकार लगाने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। बाढ़ से मची तबाही की तस्वीरें अफ्रीकी देश कांगो की हैं, जहां बीते कुछ दिनों से जारी ताबड़तोड़ बारिश की वजह से साउथ किवू शहर में बाढ़ आ गई। नदी का पानी किनारों को तोड़ते हुए आसपास के गांव में दाखिल हो गया, जिसके बाद लोगों ने पानी का वो रौद्र रूप देखा जिससे हर किसी के रूह कांप गए। कहीं मकान जमींदोज हो गया तो कहीं सैलाब में बह गया तो कहीं बाढ़ और लैंडस्लाइड की चपेट में आकर पूरा का पूरा गांव ही तबाह हो गया। बाढ़ की विभीषिका में किसी ने अपने पति को खोया तो किसी के सिर से पिता का साया उठ गया तो कहीं किसी का पूरा परिवार ही सैलाब की भेंट चढ़ गया। कांगो में आई बाढ़ की सबसे ज्यादा मार कालेहे और न्यामुकुबी गांव पर पड़ी है, जहां जगह जगह लाशों के ढेर लग गए हैं, जहां अब तक 100 से ज्यादा लोगों के शव मिल चुके हैं। साउथ किवू और उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन की वजह से अब तक 203 लोगों की मौत हुई है, पर यह आंकड़ा अभी और बढ़ने की आशंका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों की संख्या में लोग अब भी लापता हैं। प्रशासन रेस्क्यू के काम में जुटा है। राष्ट्रपति फेलिक्स ने पीड़ितों की याद में सोमवार को राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।